हिस्ट्री स्टूडेंट्स और डेट्स का वैसा ही रिश्ता होता है जैसा विक्रम और बेताल का है। ये बेताल की तरह आपका पीछा भी नहीं छोड़ते, पूरे रास्ते आपको परेशान करते हैं। इस वीडियो में मैं इसी परेशानी का इलाज आपको बताने वाला हूँ, जिसके बाद से आप कभी भी डेट बेस्ड क्वेश्चन के लिए चिंता नहीं करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्लेड रनर ह्यूमैनिटीज। आई एम सुधांशु एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द इंपॉर्टेंट डेट्स फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 15 और उसके साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि डेट को आपको रट्टा ना मारना पड़े, वो खुद ही आपके दिमाग में मेमोराइज हो जाए, ताकि आप वॉलेनर भी सॉल्व कर सको, आप क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सको। जिस प्रकार से भी डेट के सवाल आए, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस इफ यू हैव वॉच दिस वीडियो। एंड इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद अगर आपने एक बार रिवाइज कर लिया, दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड कम टू द लैपटॉप। नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद द वीडियो, बट उससे पहले आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाइक सोर्स बेस्ड वीडियो, बुक्स एंड ऑथर्स बेस्ड वीडियो एंड बहुत सारी एमसीक्यूज की भी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने आप पिन की है। सो दे विल बी हेल्प फॉर यू रिगार्डिंग द सीयूटी प्रिपरेशन। नाउ शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, चैप्टर 1। इसमें हमारे पास कुछ पीरियड भी है और कुछ डेट भी है। पहले जो पीरियड है दैट इज फ्रॉम 2600 BC टू 1900 BC, और ये जो पीरियड था दैट वाज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर हम लोग हड़प्पन फेज को डिवाइड करें तो मेच्योर हड़प्पन फेज है, और इसी फेज में हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की जितनी भी चीज़ें हैं वो दिखाई देती है। उसके बाद 1900 BC से शुरुआत होती है लेटर हड़प्पन फेज की। लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड रहना वापस से शुरू कर दिया। वो जो अर्बन कल्चर था, वो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे कम होती दिखती है। उसके बाद एक एक्यूरेट, एक स्पेसिफाइड डेट है दैट इज 1924। ये वर्ष इंपॉर्टेंट है एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि इसी साल ऑफिशियली जॉन मार्शल साहब ने इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की अनाउंसमेंट की थी कि हमने एक ऐसा सिविलाइजेशन खोज लिया है जो कि मेसोपोटामिया या शायद उससे भी ज़्यादा पुराना सिविलाइजेशन। उसके बाद 1944 एक अनदर इम्पॉर्टेंट डेट, क्योंकि इसी साल मॉर्टिमर व्हीलर साहब जो है वो एएसआई के डायरेक्टर जनरल बनते हैं। मॉर्टिमर व्हीलर साहब क्यों खास है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई एक कॉन्ट्रीब्यूशन उनका आर्कियोलॉजी में क्या था वो आप बताएंगे। नाउ कमिंग टू चैप्टर 2, हियर वी हैव द फर्स्ट पीरियड इज ऑफ वैदिक पीरियड। देखो वैदिक एज जो है हमारा, उसको दो पीरियड में अपन डिवाइड करते हैं। पहला अर्ली वैदिक पीरियड जो कि 1500 BC से 1000 BC है, और इसको ऋग्वेदिक पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इसी पीरियड में ऋग्वेद कंपोज हुआ। बट इट कंपोज होना मतलब रचित किया गया था, बाद में फिर उसको लिखा जाता है। बहुत जबरदस्त स्टोरिक पीरियड की बात करेंगे उसमें। उसके बाद आता हमारा लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC से लेकर 600 BC। इस दौरान जो बाकी के 3 वेद हैं उनको कंपोज किया गया था। एंड उसके बाद जो पीरियड है 1000 सालों का, 600 BC से लेकर 600 CE, ये अर्ली हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। इस दौरान हम लोग किंगडम्स देखते हैं, इस दौरान हम लोग रिलीजियस डेवलपमेंट्स देखते हैं इन द टर्म्स ऑफ बुद्धिज्म, इन द टर्म्स ऑफ हिंदुज्म। हिंदुज्म में भी पुरानिज्म ज़्यादा डेवलप होगा, सेवियर वर्शिप का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें इसी दरमियान हमें देखने को मिलती है। उसके बाद 4th सेंचुरी BC, ठीक है, इसी 600 BC में जो विद द 600 BC महाजनपद आ चुके हैं। हेटेरोडॉक्स सेक्ट इमर्ज हो रहा है बुद्धिज्म के तौर पे, जैनिज्म के तौर पे। बुद्धा, बखारी गोसाला, जैनिज्म जैसे महावीर जैसे जो फिलोसफर्स है वो इमर्ज हो रहा है। So this is why this 600 BC is considered as a turning point in the subcontinent history. ओवरऑल भी पूरी दुनिया में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में उस टाइम में बात करें ग्रीस की, चाइना की, सब कॉन्टिनेंट की, तो अलग अलग बदलाव हो रहे थे। पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, फिलोसफिकल चेंजेस हो रहे थे। जैसे इंडिया में उपनिषदों की रचना इसी ज़माने में शुरू हुई, और जब उपनिषद लोगों ने पहली बार पढ़ा तो उनके दिमाग पूरी तरीके से बहुत चक्के रह गए थे। दे वर कम्प्लीटली अवेक। और उसके बाद उन्होंने पुराने अथॉरिटीज़ को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, वेदों की अथॉरिटी को भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। उसके बाद एक पीरियड है 4th सेंचुरी BC का, मतलब इस पूरे पीरियड में कब हुआ था वो नहीं पता, बट इस दौरान हुआ है। पाटलिपुत्र वाज मेड कैपिटल ऑफ अवध। उसके बाद 321 BC, इसमें मौर्य एम्पायर की स्थापना होती है बाय चंद्रगुप्त मौर्य। कैपिटल क्या थी मौर्य एम्पायर की, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद एक पीरियड आपके सामने है 272 BC से लेकर 231 BC, दैट इज द रेन ऑफ अशोका। इसमें 272 और 268 में हालांकि डाउट है, बट ज़्यादातर लोग 272 ही मानते हैं। उसके बाद अशोका ने ऑलमोस्ट 231 BC और 200 BC तक आते आते मौर्य एम्पायर पूरी तरीके से धरातल पे जा चुका है। उसके बाद कुछ कुछ किंगडम्स उभरते हैं साउथ इंडिया में, फिर वेस्ट इंडिया में, फिर ईस्ट इंडिया में। शक आते हैं आपके वेस्ट इंडिया में, सतवाहन आते हैं आपके साउथ में, चोला पांड्या और आपके डीप साउथ तमिलाकम की टेरिटरी में, और ईस्ट इंडिया में आपके शुंग आएंगे, कर्व आएंगे। दैट वाज द पॉलिटिकल चेंजेस हैपनिंग। उसके बाद 4th शताब्दी CE में गुप्ता पीरियड आता है। इससे ठीक पहले कुषाणों का साम्राज्य था। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आपको मैंने MCQ में बताया कि सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स जो है ना कुषाणों ने इशू किए थे, और गुप्ताज ने भी गोल्ड कॉइन इशू किए थे। तो अगर
दोनों गोल्ड का इशू कर रहा है और मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहला कुशाणों ने किया था, दैट मीन्स गुप्ता से पहले कुशाण आएंगे। तो ये थोड़ा बहुत अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करेंगे ना, तो उससे भी आप बहुत सवाल सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद 7वीं शताब्दी में फिर आते हैं हर्षवर्धन, और इसी ज़माने में ह्वेन सांघवी इंडिया विजिट करते हैं। गुप्ता पीरियड के ज़माने में भी एक बहुत फेमस चाइनीज़ ट्रैवलर था फाइयान, उसने इंडिया विजिट किया था। तो इस ट्रैवलर को भी आप याद रखेंगे, दैट इज़ इन 4th सेंचुरी सी, दिस इज़ इन 7th सेंचुरी सी। ये दो मेजर चाइनीज़ ट्रैवलर है। इसके बाद जब अपन मिडावल एरा शुरू होगा तो अल बरूनी से लेके खत्म करेंगे फ्रांसिस बर्नियर तक। गॉट इट। उसके बाद दो हमारे पास डेट इंपॉर्टेंट है, 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, और इसी का काम था पुराने टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना। फिर 1838 में उसी के प्रयासों के तहत जेम्स प्रिंसर साहब जो है वो अशोका के स्क्रिप्शन की ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करते हैं, और उसके बाद हमें पता चल पाता है मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर 2। उसके बाद चैप्टर 3 में देखिए तो यहाँ पे कुछ बुक्स एंड उनके ऑथर से रिलेटेड डेट है। पाणिनि की अष्टध्यायी लिखी गई थी 600 BC के आसपास, सॉरी 500 BC के आसपास। और इससे भी पहले अगर उपनिषदों की रचना की बात करें तो 600 BC में उपनिषद दिखेंगे। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, क्योंकि इस चैप्टर में आप टेक्सचुअल ट्रेडिशन ही पढ़ना है। उसके बाद 500 से 200 BC के बीच जो मेजर धर्मशास्त्र है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट्स है, वो लिखे गए। उसके बाद 500 BC से 400 सी, मतलब तकरीबन 900 सालों का जो टाइम पीरियड है, इसके बीच रामायण और महाभारत की स्टोरी को कंपाइल किया गया संस्कृत में। ठीक है, कहानियां पहले से प्रचलित थी, बट उसको संस्कृत में ऑफिशियल रिटन फॉर्मेट में कंपाइल किया गया। उसके बाद 200 BC से 200 सी, ये 400 सालों में मनुस्मृति लिखी जाती है। 2nd सेंचुरी BC में जो है हमें फिर कुछ धार्मिक बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे महायान जो है वो आ जाता है। अभी ऑफिशियली स्प्लिट नहीं हुआ, ऑफिशियल स्प्लिट बाद में आप देखेंगे 4वीं शताब्दी में, 4थे चैप्टर में, तो 100 सी के आसपास ऑफिशियल स्प्लिट होगा। बट इस टाइप के प्रैक्टिसेस कि बुद्धा को हमें एज ए गॉड पूजना है या उनकी मूर्तियाँ वगैरह बनानी है, ये शुरू हो चुकी थी। वैष्णविज्म भी शुरू हो चुका था, शैविज्म भी शुरू हो चुका था। और एक और इंपॉर्टेंट डेट है, दैट इज 1919। इस साल जो है क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जो कि 47 सालों तक चला था और 1966 में खत्म हुआ था। तो ये पीरियड जो है दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट ऑफ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। और इसको किसने लीड किया था, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4। सबसे पहला डेट 600 BC। भाई क्यों ये एक टर्निंग पॉइंट है, तो अगर आप इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव से देखिए तो ऐसे ऐसे टेक्स्ट उभर के सामने आ रहा है जो लोगों के पुराने जो न्यूरो सिस्टम है उसको चैलेंज कर रहा है, उसको बदल के रख दे रहा है। फिर कुछ ऐसे फिलोसफिकल मास्टर्स आते हैं जिनका मास इम्पैक्ट हुआ, बुद्धा की बहुत फॉलोइंग थी, महावीर की बहुत फॉलोइंग थी, मखाली गोसाला की बहुत फॉलोइंग थी। फिर किंगडम्स उभर के सामने आते हैं, नए शहर उभर के सामने आते हैं। मतलब इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की ज़मीन पे जो शहर पहली बार हड़प्पा सभ्यता में उभरे थे, पूरे वैदिक पीरियड में कोई शहर नहीं बना, और उस 1500 सालों के बाद पहली बार कोई शहर बन रहे हैं, मथुरा के नाम पे, पाटलिपुत्रा राजगीर के नाम पे, उज्जैनी के नाम पे। तो एक तरफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, एक तरफ आपकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रेड भी बढ़ रहा है, क्वाइनेज भी आ जाता है। गॉट इट। इस वजह से इस 600 BC को हम लोग कहते हैं एक टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद 500 से 100 BC, ये जो 400 सालों का समय था, इसमें त्रिपिटकास लिखे जाते हैं। बुद्धा की जो अर्लीस्ट टीचिंग है, इसमें विदर्भ पिटका है, सुत्ता पिटका है और विनय पिटक है। सो दीज आर द त्रिपिटकास, इसको कंपाइल किया गया। फिर 3rd सेंचुरी BC के आसपास जो शुरुआत के स्तूप है उनको बनाया जाने लगा, जिसमें सांची भरूत आते हैं। एंड ऑलमोस्ट बाई 2nd सेंचुरी BC दीज स्तूप्स वेर रेडी। जैसे भरूत और सांची वगैरह के स्तूप एकदम रेडी थे। अमरावती भी उसी लिस्ट में आता। उसके बाद 2nd सेंचुरी सी में क्या होता है, पुरानों का कंपाइलेशन हुआ, और 100 सी के आसपास अगर मैं कहूँ, टू बी एग्जैक्ट 72 सी, हालांकि इस पर डाउट है लोगों को, बट कयास लगाए जाते हैं कि शायद 72 सी में ही ऑफिशियल स्प्लिट हुआ था महायान और हीनयान बुद्धिज्म में। और ऑफिशियल स्प्लिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान एक काउंसिल बैठी थी कश्मीर में, कुशान रूलर कनिष्क ने इसको लीड किया था, और बुद्धिस्ट काउंसिल बैठती रहती। दैट वाज अ काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस जो हर 50-60 सालों पे, 70 सालों पे करवाया करते थे राजा। तो इस बुद्धिस्ट काउंसिल में पहली बार महायान और हीनयान बुद्धिज्म के लोगों ने आके कहा कि भाई आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं हमारी प्रैक्टिसेस से अलग है, सो वी शुड हैव अ डिफरेंट ब्रांच। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट द स्प्लिट इन महायान एंड हीनयान बुद्धिज्म। चैप्टर 4 यहाँ पे हुआ खत्म, बुक 1 हमारा खत्म होता है। होप कि आपने सारी चीज़ें मेमोराइज करनी होगी, और एक्सप्लेनेशन बताने का मकसद बेसिकली ये होता है ताकि आपको रट्टा ना मारना, समझ जाओ। गॉट इट। एंड इफ यू आर लाइकिंग आवर एक्सप्लेनेशन, लाइकिंग आवर वीडियो, किसी भी तरीके से अगर हमारे वीडियो से मदद मिलती है, मेक श्योर आप CUT के बाद अपने जूनियर्स को हमें रिकमेंड जरूर करें, बिकॉज दिस इज अ थिंग वी नीड द मोस्ट एट दिस टाइम। चैप्टर 5 की शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ ट्रैवलर्स हैं। सबसे पहला अल बरूनी, 973 AD में इनका जन्म हुआ। फिर मार्को पोलो, ये इनका पूरा पीरियड है, मतलब पूरा इनका रहना का पीरियड है, मतलब जब तक ये ज़मीन पर है, धरती पर है। लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये क्लियर नहीं कि कब से कब तक ये इंडिया में थे। तो हमें अगर कभी
क्या होता है ना, ट्रैवलर वगैरह में कभी अरेंजमेंट बेस्ड सवाल दे दिया, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि ये कब से कब तक धरती पे थे, उस हिसाब से आप रैंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इब्न बतूता 1333 में इंडिया पहुंचते हैं और 1323 तक मार्को पोलो दुनिया से जा चुके थे, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मार्को पोलो इंडिया आए थे तो ऑब्वियसली इब्न बतूता से पहले ही आएंगे, दैट इज ऑफ कॉमन सेंस। इस हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो। आपके पास दो टाइप के डेटा दिए रहता है, या तो जब तक वो इंडिया में रहा है वो डेटा, एंड दैट वाज वेरी हार्ड टू रिकवर बाय द वे, और एक जब तक पूरा उनका लाइफ स्पैन था। तो उस लाइफ स्पैन के बेसिस पे हम लोग जज कर लेते हैं कौन पहले आया होगा कौन बाद में आया होगा। इब्न बतूता 1313 से लेके 82 तक एग्जिस्ट करते हैं, तो 1300 टू 1400, गॉट इट। उसके बाद हमारे 1518 में बारबोसा आते हैं, ये 1313 और 1413। बारबोसा, डोमिंगो पेस और फर्नांडो नुनीज, ये तीनों जो है 1500 से 1600 के बीच आते हैं, तो इन तीनों को आपको एक ही साथ रैंक करना है। उसके बाद 1656 से लेके 68 तक बर्नियर्स ऑफ इंडिया में, एंड ही वाज द लास्ट ट्रैवलर, लास्ट फेमस ट्रैवलर इफ आई वुड से। और इनकी जो किताब है इसके बारे में आपको बताना है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ बुक authored by Francis Bernier on India? You have to tell me the comment box. Now coming to the next chapter, chapter 6, इसमें संतों के बारे में है, और ये सवाल, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन। 4-5 संत के नाम दे देंगे या सूफी संतों के नाम, और ऐसे आपको अरेंज करना होगा कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो 500 से लेके 800 सी तक आपके अपार, संबंदर और सुधराड़ आते हैं जो कि नायनार संत थे। उसके बाद आपके अंडाल वगैरह आती हैं, तो वो सब उसके बाद की है, अंडाल वगैरह इसके बाद की है। ये सब सबसे इनिशियल है। मानिक भास्कर का भी जिक्र है, तो वो भी बहुत बाद में आते हैं इन तीनों के। सबसे पहले जितने भी संतों का जिक्र आपके इस चैप्टर में है उसमें सबसे पहले ये तीनों, गॉट इट। तो अगर क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है तो सबसे पहले इनको लिखना है। उसके बाद एक सूफी संत है, 1000 से 1100 BC के बीच, सी के बीच ये आता है, दातागंज बख्श अबू अल हसन उजबेरी। इनकी दरगाह लाहौर में बहुत फेमस है। उसके बाद 1100 से 1200 के बीच बसावना आते हैं, कर्नाटक, और दातागंज बख्श ने किताब लिखी, वो किताब सूफिज्म के ऊपर है, तसव्वुफ के ऊपर है, तो वो टाइटल आपको बताना है। बसावन कर्नाटक में आते हैं जिन्होंने लिंगायत की स्थापना की। 1200 से 1300 के बीच ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, और शेख फरीदुद्दीन है। और ये इसी सीक्वेंस में सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं, उसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आते हैं, उसके बाद शेख फरीदुद्दीन। उसके बाद आपके 13 टू 1400 सी में निज़ामुद्दीन औलिया और शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, तो ये दोनों साथ में निज़ामुद्दीन औलिया है। उसके ठीक बाद चिराग दहलवी। उसके बाद 1400 से 1500 के बीच बहुत सारे संत आए, कबीर आते हैं, रविदास आते हैं जिनको रायदास भी कहते हैं हम लोग, फिर सूरदास आते हैं, बाबा गुरु नानक आते हैं, शंकर देव आते हैं। देखो इनमें से बहुत सारों का जो जन्म है ना वो 13 से 1400 के बीच हुआ, ठीक है, या बहुत सारे लोग हैं जिनका जन्म 1400 से 1500 के बीच रहा है, बट उन्होंने ज़्यादातर जो काम किया है वो 1500 से 1600 के बीच के। तो कौन पहले आया उसको हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि किसका जन्म पहले, गॉट इट। जिसने समाज पर इम्पैक्ट डालना पहले शुरू किया वो सब नहीं, कौन दुनिया में पहले आया वो पहले हो कन्नड़ की। ओके, सो 1500 से 1600 के बीच मीराबाई, मलिक मोहम्मद जैसी, ये सारे आते हैं। तो दैट्स ऑल इन द चैप्टर 6। तो एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी सूफी संत हैं इनकी क्रोनोलॉजी आप याद रख लेना। मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन, फिर निज़ामुद्दीन औलिया, उसके बाद नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, और बहुत अंत में आते हैं, उसके बहुत बाद आते हैं आपके सलीम चिश्ती, जिनका भी जिक्र आपके इस चैप्टर में है। वो तो अकबर के ज़माने के हैं, ये इस पीरियड के हैं, 1500 से 1600 पीरियड के, गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 7 शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेट दैट इज 1336, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर। 1509 से लेकर 1529 तक कृष्णदेव राय का शासन था, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बैटल ऑफ तालिकोटा होता है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, 1565। उसके बाद कुछ ट्रैवलर्स के बारे में जान लेते हैं। तो 1400 से 1500 के बीच 3 ट्रैवलर्स आए थे विजयनगर, और 1500 से 1600 के बीच फिर से 3 ट्रैवलर्स आए, और ये तीनों है बारबोसा, फर्नांडो नुनीज एंड डोमिंगो पेस, और ये तीनों ही पोर्चुगीज है। इसमें से निकोलो डी कॉन्टी है जो इटली है, अब्दुल रज़ाक साहब है जो पर्शिया से हैं, और अपना से निकेतन साहब है जो रशिया से। तो आपको ट्रैवलर के डेट के साथ साथ किस कंट्री से बिलोंग करता है ये भी याद रखना पड़ेगा। जैसे ये लास्ट में आए या बनूकी, क्वांटी, ये सब इटली वाले लोग लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो ऐसा नाम होगा जिसमें थोड़ा सा आपको लग ही जाएगा, पासा या इस टाइप का, लास्ट में ए से प्रोनाउंसिएशन खत्म होता है, तो ये सब पोर्चुगीज नाम है ज़्यादातर, ठीक है। और बर्नियर, टैवर्नियर, इस टाइप से जो है तो वो फ्रेंच आपके हो जाते हैं। और कभी इसमें लगे कि हाँ अपने को टी और त में कंफ्यूज है, अफनासी निकेतन वगैरह, ऐसे तो अफनासी निकेतन एकमात्र रशियन जिसका जिक्र है, बाकी तो कोई रशियन आया नहीं था। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट डेट है 1976, जिसमें हम्पी को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके तकरीबन 30 सालों बाद हमने क्या किया, हम्पी को साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे दिया। तो ये भी वन लाइनर के तौर पे पूछा जा सकता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर आ जाता है 1986 में,
जब हम्पी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। दैट्स ऑल इन चैप्टर 7। फिर चैप्टर 8 की बात कर लेते हैं। इसमें मेजरली मुगल एम्पायर से रिलेटेड डेट है हमारे सामने। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद 1556 से लेकर 1605 अकबर का शासनकाल, क्योंकि इस चैप्टर में आप ज़्यादातर जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो अकबर के ज़माने की, उसके शासनकाल के बारे में पता होना ज़रूरी है। इसके बीच फिर अकबरनामा कंप्लीट होता है 1598 के आसपास, तो इसको भी जान लें। बैटल ऑफ करनाल, नादिर शाह केम टू इंडिया। 1739 में बैटल ऑफ करनाल हुआ, नादिर शाह केम टू इंडिया, और इसके बाद बहुत बड़ा खून खराब होता है। फिर नादिर शाह के आने के बाद अफगानों की जो हिम्मत है वो और बढ़ जाती है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली आता है। एंड देन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच। 1765 अगेन इसने मुगल एम्पायर को इम्पैक्ट किया, क्योंकि इसमें क्या हुआ, 64 में हुआ था, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। इसमें मुगल एम्पायर हार जाते नवाब अवध के साथ, जो उस टाइम शुजाउद्दौला थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जब ये हारते हैं तो उनको दिवाड़ी राइट्स देने पड़ते हैं ट्रीटी में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, और उस टाइम में मुगल एम्पायर की हालत इतनी ख़राब थी कि वो दिल्ली छोड़ के शुजाउद्दौला के यहाँ चढ़ लेके बैठते थे। तो उस टाइम में मुगल एम्पायर ने, क्योंकि वही पूरे देश के सम्राट है, तो उन्हीं को यह हक बनता था कि आप बंगाल के दिवाड़ी राइट्स इशू करके दो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिवाड़ी राइट्स दिए गए थे, मतलब आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उस टाइम ये तीनों उसी के रीजन में आते थे, वहाँ पे जाके आप टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद 1857 एंड भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहादुर शाह जफर हमारे लास्ट मुगल रूलर, वो इसके बाद ही डिपोज कर दिए रहे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर 8। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 9 की, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। इसमें भी मुगल एम्पायर से रिलेटेड डेट है। इसमें तो हम लोग देख लेंगे किस राजा का क्या शासनकाल रहा। ठीक है, तो 1536 में स्थापना हुई, 26 से 30 4 सालों का शासन रहता है बाबर का। उसके बाद हुमायूं ने 2 फेज में शासन किया, 30 से 40। उसके बाद अफगान बैठ जाता है, शेरशाह सूरी, तो 1555 में फिर से गद्दी रिकवर करता है और 1 सालों तक ही शासन कर पाए, एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है। उसके बाद अकबर का शासनकाल 1565 से 1605 और अकबरनामा 1589 से 1601, दैट इज द क्रिएशन ऑफ अकबरनामा। और पिछले चैप्टर में जो 1598 देखा था, अकबरनामा वाज कंप्लीटेड बाय देन। उसके बाद बहुत सारे रिविजन्स हुए और फाइनली 1601 में उसको पब्लिश किया। दिस इज वही वहाँ पे मैंने 1598 लिया, गॉट इट, पिछले स्लाइड में। अब अकबर के शासनकाल की बात करें तो कुछ मेजर इवेंट्स जैसे इन 1585 कैपिटल शिफ्टेड टू लाहौर। उसके बाद जहांगीर का शासन आता है 1605 से 27 तक। उसके बाद शाहजहाँ आते हैं 1627 से लेकर 58 तक। इनके शासनकाल में वापस से कैपिटल शिफ्ट होती है, तो 1648 सबसे पहली कैपिटल शाहजहानाबाद कैपिटल शिफ्ट हुई, शाहजहानाबाद नॉट शाहजहाँ। इसके बाद जो डेट जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज द रेन ऑफ औरंगजेब 1658 से लेकर 1707। अच्छा, इसमें एक सवाल है कैपिटल के भी आएंगे कि आप मुगल कैपिटल को उनकी क्रोनोलॉजी के हिसाब से अरेंज करो। तो सबसे पहले देखो, बाबर जब आया था तो पहला रूलर वही था। उस टाइम तक जिस अंपायर को उसने हराया था वो आगरा से रूल करते थे, तो सबसे पहली कैपिटल आगरा है। हुमायूं भी आगरा से ही रूल करते हैं। इसके बाद अकबर जब आते हैं तो उन्होंने भी आगरा से शुरुआत की, बट फिर उन्हें लगा कि कैपिटल हमें बदलनी चाहिए, तो उन्होंने 50-60s के आसपास एक कैपिटल बनाई थी आगरा के ही नज़दीक, फतेहपुर सिकरी करके। तो सेकेंड इन द रो विल बी फतेहपुर सिकरी। इसके बाद फतेहपुर सिकरी में शासन चल रहा था। फिर पता चला नॉर्थ वेस्ट में चीज़ों को कंट्रोल करना, तो लाहौर में फिर कैपिटल बनाया गया। ऑलरेडी वहाँ पे किले वगैरह थे, उसमें वापस से रिनोवेट किया गया, कुछ चीज़ें और क्रिएट की गई, और एक वहाँ पे रेड फोर्ट नहीं कहते, बाद में मार्बल का लगा दिया गया। बहुत बड़ा सा किला लाहौर में भी है मुगलों के ज़माने का। उसके बाद लाहौर आता है, एंड उसके बाद शाहजहाँ ने फाइनली पुरानी दिल्ली बनाई थी, जिसको उस टाइम में शाहजहानाबाद। दैट वॉज अ सीक्वेंस ऑफ कैपिटल, गॉट इट। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 9 खत्म होता है और बुक 2 भी खत्म हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 10। इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेट है 1765, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिवानी राइट्स मिलते हैं, मुगल एम्परर देता है, और उस टाइम मुगल एम्परर था शाह आलम सेकंड। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा। और क्यों करते हैं, क्योंकि अब जब रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स हमारे पास आ चुके हैं और ये भी पता है कि हम ही सारा रेवेन्यू रखने वाले हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा रेवेन्यू, अगर ज़्यादा एग्रीकल्चरल आउटपुट मतलब क्या, ज़्यादा रेवेन्यू, और ज़्यादा रेवेन्यू लाने के लिए हमें एग्रीकल्चरल आउटपुट को बढ़ाने की जरूरत है। फॉर दैट रीज़न ये बराबर ये सिस्टम लाया करते थे, अलग अलग लैंड सेटलमेंट सिस्टम। उसमें सबसे जो ज़्यादा कारगर हुआ था उस पूर्व बंगाल रीजन में, दैट वाज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। हालांकि अपने आप में बहुत बड़ा फेलियर था, बट इससे पहले जितने भी सेटलमेंट सिस्टम आए थे वो सारे इनसे भी पूरे थे। उसके बाद 1818 राइट बॉडी सेटलमेंट इन द बॉम्बे डेक्कन। उसके बाद 1855 to 56 ये दक्कन, ये संथाल रिवोल्ट, बट इसको मैं करेक्ट कर दूंगा PDF में। उसके बाद 1859 में लिमिटेशन लॉ लगाया जाता ताकि ये जो रैयत वगैरह उनको सूद से बचाया जा सके, इंटरेस्ट से बचाया जा सके। 1861 में कॉटन बूम आया, और कॉटन बूम की वजह से और ये फिर वापस कर्ज में जाते हैं, और अल्टीमेटली 1875 में बॉम्बे जक्सन में रिवोल्ट शुरू होता है। दैट्स ऑल इन चैप्टर 10। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 11 की,
इसमें भी कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करेंगे अवध के एनेक्सेशन से। तो सबसे पहले 1801 में अवध ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था। धीरे धीरे अवध पर नजर बढ़ती है और 1856 में ऑफिशियली अवध पर एनेक्स कर लिया गया। उससे पहले सती सिस्टम को एबॉलिश करना एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो उसके डेट को याद रख लिया 1829। और किस वाइसरॉय या किस गवर्नर जनरल के टाइम में ये चीज़ की गई थी वो आपको बताना है इन द कमेंट 6। 1856 में 3 चीज़ें होती है। अवध वॉज एनेक्स, वाजिद अली शाह को एग्जाम पे भेज देते हैं और समरी सेटलमेंट लगा देते हैं, तालुकदारों को भी हटा दिया उनकी ज़मीनों से। अब 1857 को 10 मई 1857 को मेरठ म्यूटनी शुरू हुई। म्यूटनी धीरे धीरे रेबेलियन में तब्दील होती है और जून 1857 में एक बहुत बड़ा बैटल लड़ा जाता है, दैट वाज बैटल ऑफ चेनाब। इसमें रेबल्स की जीत हुई थी, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी जीत हुई थी। और उसके बाद अवध बहुत दिनों तक हमारे फ्रीडम फाइटर्स के कंट्रोल में था। हालांकि बाद में फिर इनकी रीइंफोर्समेंट आती है ब्रिटिशर्स की और ये फिर वापस से चीज़ों को रिकैप्चर कर लिया। जैसे दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड बाई सितंबर 1857। इसके बाद मार्च 1858 तक आते आते अवध भी रिकैप्चर कर लिया गया था। हालांकि यहाँ पे रिवोल्ट बहुत इंटेंस, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल चने चबाने पड़े अंग्रेजों को। तो दैट वाज इन द चैप्टर 11। अब बात करते हैं चैप्टर 12 की। इसमें ना कौन सी अंग्रेजी हुकूमत कब आई है या कौन सी यूरोपियन पावर कब आई है वो इंपॉर्टेंट है, और किस यूरोपियन बेस का कहाँ पे सेटलमेंट था वो इंपॉर्टेंट। तो पोर्चुगीज 1510 में आए, सेटलमेंट कहाँ पे था? पणजी में, गोवा में। डच आते हैं 1605 में, मसूलीपट्टनम इनका सेटलमेंट है और मसूलीपट्टनम पड़ता है उड़ीसा में। गॉट इट। उसके बाद जो तीसरा है 1639, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट्स मिलते हैं मद्रास में सेटल होने। 1661 में बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया और ओरिजिनली बॉम्बे जो है तो दहेज में अंग्रेजी प्रिंस को दिया गया था, इंग्लिश प्रिंस को। और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया कि भाई चूंकि ये समंदर से निकट है तो आपके व्यापार वगैरह के लिए काम आएगा, बदले में आप कुछ सालाना हमें कंपनसेशन दे दोगे। उसके बाद 1673 में पौंडीचेरी आते फ्रेंच में। और ये जो सरकार इतना पैट्रोनेज दे रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसके पीछे एक थ्योरी काम करती है, दैट इज मर्केंटलिज्म। और जब कैपिटलिज्म आया ना तो इस थ्योरी को गायब कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आपको किसी कॉर्पोरेट को फेवर करने की जरूरत नहीं है कि आपने उनको इतना पावर दे दिया कि बाकी लोग वहाँ जा ही नहीं पाते। इसके अपने प्रोज है और इसके अपने नुकसान भी हैं। तो किसी दिन मर्केंटलिज्म के ऊपर एक अलग सा क्लास लेंगे, छोटी सी वीडियो बनाओ। उसके बाद फ्रेंच सेटल होते हैं पौंडीचेरी में और फ्रांस और ब्रिटिशों के बीच लड़ाइयाँ शुरू होती है फ्रॉम 1746 टू 63। इसको कर्नाटिक वॉर्स कहते हैं। इस बीच दो जो इंपॉर्टेंट डेट है वो 1690 ईस्ट इंडिया कंपनी एजेंट सेटल इन कैलकाता एंड 1757 वेरी इंपॉर्टेंट डेट बैटल ऑफ प्लासी। इसी के बाद अंग्रेजों की ऑफिशियल हुकूमत इंडिया पे आती है पहली बार। ओके। इसके बाद एक डेट और इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज 1853। उसके बाद सेंसस हुआ था पहली बार 1872 में, वो इंपॉर्टेंट है। और पहली बार जो सेंसस की सक्सेस हमने देखी तो उसके बाद ये कोशिश किया कि हम लोग हर 10 सालों पे सेंसस कराएंगे। और उस हर दशकीय सेंसस की डिसेनियल सेंसस की शुरुआत होती है 1881 से। उसके बाद 1911 एक इंपॉर्टेंट डेट है, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था और कलकत्ता से फॉर्मली दिल्ली जो है वो कैपिटल शिफ्ट किया गया। तो उससे पहले तक अंग्रेजी हुकूमत और पूरे जो इंडिया है कलकत्ता को ही एज अपना कैपिटल मान के चलते थे। तो दैट वाज इन चैप्टर 12। अब चैप्टर 13 की बात कर लेते हैं। 1905 से 1907 स्वदेशी मूवमेंट, 1916 इनॉग्रेशन ऑफ बीएचयू। यहीं पे गांधी जी आते हैं और अपने मन की बात कहते हैं। इनको रेडियो पे आने की जरूरत नहीं थी अपने मन की बात कहने की, ये खुलेआम कहते थे लोगों के सामने। उसके बाद 1914 से 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इसके ठीक बाद रोडोल्ड एक्ट कर दिया गया पारित 1919 में। और उसके बाद रोडोल्ड सत्याग्रह होता है इसी साल, और इसी साल इसको दबाने के लिए जालियांवाला बाग मैसेकर भी होता है। तो इसको भी आप 1919 से भी याद रखेंगे। फिर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया। 1922 में ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था चौड़ी चौड़ा कांड की वजह से वापस लिया जाता है। सो 1922 इज अगेन एन इंपॉर्टेंट डेट। उसके बाद 1928 साइमन कमीशन आया तो फॉर्मुलेट द पॉलिसी ऑफ इंडिया। और दिक्कत ये थी कि इस कमीशन में कोई इंडियन नहीं, इसको लेके अपोजिशन झेलना पड़ता। और इसी साल बारडोली सत्याग्रह भी हुआ है। इसको लीड किया था किसने, आपको बताना है द कमेंट बॉक्स। उसके बाद 1929 में लाहौर सेशन हुआ और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी गई। और इसी ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए गांधी जी ने कहा था कि चूंकि अब जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड आपने रख दी है तो हम आने वाले 26 जनवरी को, जो कि दिसंबर 1929 के बीच लाहौर सेशन हुआ था, तो आने वाला जनवरी तो 1930 का ही पड़ता। तो उन्होंने कहा कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम लोग अपना पहला इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। तो ये जो हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे है वो इसी दिन बना है। और इसीलिए हमारा संविधान जो कि दिसंबर तक बनकर तैयार हो गया था, दिसंबर 1949 तक, उसको एक महीने रखा जाता है, इंतजार कराया जाता है ताकि इस डेट को हम लोग मेमोराइज कर सकें, इतिहासों में लिख सकें। और 26 जनवरी को फाइनली 1950 में संविधान इनैक्ट किया गया। उसके बाद 12 मार्च 1930, ये एग्जैक्ट डेट याद रखो, बहुत कम आएंगे एमसीक्यू में। इस दिन दांडी मार्च की शुरुआत हुई। 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च, दांडी पहुंच के सॉल्ट क्लब तोड़ दिया गया और पूरे देश में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई। तो दैट वाज ऑल इन चैप्टर 30। इसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, वेरी इंटेंस।
और 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसने पार्टीशन और इंडिपेंडेंस के लिए काम किया और अल्टीमेटली 14 अगस्त 1947 को पार्टीशन होता है और 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिलती है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। इसके बाद बात करते हैं पार्टीशन वाले चैप्टर की। पार्टीशन हो और मुस्लिम लीग का जिक्र ना है, ये हो नहीं सकता। तो 1906 में मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया ढाका में। 1909 में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आया जिसको लेकर कांग्रेस बहुत बवाल कर रही थी। अल्टीमेटली 1916 के लखनऊ पैक्ट में, लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ज्वाइंट सेशन, उसमें लखनऊ पैक्ट लाया जाता है जिसको कांग्रेस के मेंबर्स ने साइन कर दिया। मतलब कि कांग्रेस को अब ऑफिशियली सेपरेट इलेक्टोरेट से कोई एतराज नहीं है। उसके बाद 1915 में हिंदू महासभा का फॉर्मेशन होता है। 1933 में पाकिस्तान टर्म वॉज फर्स्ट क्वाइंड बाय द स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज चौधरी रहमत अली। 1937 में पहले प्रोविंशियल इलेक्शन हुए और 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके जो है उनको कुछ हद तक ऑटोनॉमी देने की बात की गई थी। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। फिफ्थ मिशन का काम पार्टीशन से रिलेटेड नहीं था, कैबिनेट मिशन का काम पार्टीशन और जो इनका नया सिस्टम है वो इनको बना के दो। अल्टीमेटली कैबिनेट मिशन भी फेल हो जाता है। जिन्ना को अब कोई रास्ता दिखता नहीं है तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च किया। लाखों लोग सड़क पे आ गए थे हजारों लोगों के खून बहाने के लिए। दैट वाज इन द चैप्टर 14। अब बात करते हैं चैप्टर 15 की। इसमें 2 ही 3 डेट इंपॉर्टेंट है। पहला तो 13 दिसंबर 1946, क्योंकि इस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू ने प्रपोज किया था। हालांकि बहुत डिस्कशन होती है, बाद में फिर जाके जनवरी 1950 में उसको पास किया। और एक डेट इंपॉर्टेंट है दिसंबर 1949, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया गया था हर एक मेंबर पे। और अगर आप इंपॉर्टेंट डेट मानोगे तो 26 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान को हमने ऑफिशियली लागू करवा लिया था, इनैक्ट करवा लिया। तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर 15। होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। एंड अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए, प्लीज़ विजिट टू आवर प्री मटेरियल सेक्शन। वहाँ पे आप रियल एग्जाम मटेरियल में जाएंगे, वहाँ पे हिस्ट्री में जाएंगे और फिर वहाँ पे जो मिसलेनियस का फोल्डर है क्लास 12 हिस्ट्री में, वहाँ पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि एक बार वीडियो देख लो, पीडीएफ रिवाइज कर लो, डेट संबंधी कोई भी दिक्कत कभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ